भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेश की ये हमारी 6th क्लास है। इससे पहले जितनी भी क्लासें भारत के भूगोल में हुई हैं वो एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको भारत का भूगोल नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हमारी 6ठी क्लास है। 5वीं जो क्लास हुई थी उसमें हमने मुख्य हिमालय का सामान्य परिचय पढ़ा और उसके बाद वृद्ध हिमालय के बारे में चर्चा की। वृद्ध हिमालय में हमने देखा था कि वृद्ध हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है और वृद्ध हिमालय की चौड़ाई 25 किलोमीटर है। वृद्ध हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व की ऊंची ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। ये जो श्रेणी है ना, ये एक सतत श्रेणी है और ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। इस कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने बताया कि इसमें कुछ ऊंचे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, जैसे नुनकुन पर्वत, नंगा पर्वत, नंदा देवी, गौरी शंकर, धौलागिरी, और फिर आप देखें तो मनसालू, मकालू, नामचा बरवा, कंचनजंगा आदि इसमें पर्वत शिखर पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्रेणी थी और ये ऐसी श्रेणी है जो सतत है, इसको केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लास आपने देख ली होगी। आज की क्लास देखने से पहले आपको भौतिक प्रदेश की सभी क्लासें देखनी होंगी ताकि आप एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ लिंक कर पाएं। और जब आप सिस्टमेटिक ढंग से देखते हैं ना तो चीज़ें अच्छे से आपके याद होने लग जाती हैं और क्लास में ही जब टॉपिक याद हो जाएगा ना तो उसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्लासें आप तभी देख रहे हैं, जैसे आज जो मैंने क्लास डाली है उससे पहले पिछली क्लास जो मुख्य हिमालय का सामान्य परिचय और वृद्ध हिमालय वाली है वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे लिंक ही ये क्लास है। इसी प्रकार जब आप मुख्य हिमालय की वाली क्लास देखेंगे तो उससे पहले आपको ट्रांस हिमालय पढ़ना जरूरी है। इसी तरह से जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का सामान्य परिचय क्या कहता है। इसलिए क्लास 1 से लेकर आपको कंटिन्यूसली क्लास देखनी पड़ेगी। और इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपने एक बार इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया ना तो बार बार इसे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। तो आप हेडिंग डालिए मध्य हिमालय, है ना, मध्य हिमालय। अब एक चीज आप इसके आगे ही लिख दें, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोला जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय, ये मैं आगे आपको दोबारा लिखवा दूंगा, लेकिन ये पेज जो मैं बना रहा हूं जो कि एक शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे काम आता है, ये आपको यहां भी लिख लेना है। इसे लघु हिमालय और कोमा करके लिख लीजिए हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल हिमालय। अब बात करते हैं हम मध्य हिमालय की। हमने मुख्य हिमालय के सामान्य परिचय में देखा था कि मुख्य हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है। ऊपर वाली वृद्ध पर्वत श्रेणी है, वृद्ध हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरी है मध्य हिमालय और तीसरी है शिवालिक। ये 3 श्रेणियां हैं। वृद्ध हिमालय के बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी उसमें आप पूरा फोकस मध्य हिमालय पे है और कल की क्लास में हम शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। पहले मैप पर पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे और क्लास में ही दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे। क्लास में पहले मैप बना लेंगे, मैप पर समझ लेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा ताकि दोनों चीज़ें यहीं क्लियर हो जाए। अब हम शुरू करते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय में शुरू करें। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। अब बनाते हैं हम सबसे पहले चित्र। मान लीजिए कि ये मैंने बना दिया मध्य हिमालय। मैं इसको इससे बना देता हूं। इस एक ही पेज पे हमने को बना के चलना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीजें लिखनी भी पड़ेंगी हमें। ये है मध्य हिमालय, नीचे लिख देता हूं मध्य हिमालय।
अब दो चीज़ें पहले इसके बारे में हम यहीं लिख लेते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई देखें तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो वृद्ध हिमालय से कम होती है। वृद्ध हिमालय से कम है, अर्थात 6100 मीटर जो वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई थी उससे कम औसत ऊंचाई पाई जाती है मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3700 से लेकर 4500 मीटर की औसत ऊंचाई है मध्य हिमालय की। इसके बाद इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो मध्य हिमालय की चौड़ाई, यहां लिख देता हूं मैं, मध्य हिमालय की चौड़ाई। इसकी चौड़ाई की जब हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है 50 से लेकर 80 किलोमीटर। चीजें समझिए, जो वृद्ध हिमालय था उसकी औसत ऊंचाई थी 6100 मीटर। ठीक है, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई वृद्ध हिमालय से कम है, 3700 से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई पाई जाती है मध्य हिमालय की। ठीक है, अब हम वृद्ध हिमालय की जब चौड़ाई की बात कर रहे थे तो वृद्ध हिमालय की चौड़ाई थी 25 किलोमीटर और मध्य हिमालय की जो चौड़ाई की बात करेंगे तो ये चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एक एक। ये जो मध्य हिमालय है ना, इसमें अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो मध्य हिमालय को किसी और नाम से जाना जा रहा है, फिर हम हिमाचल में जाएंगे तो उसे किसी और नाम से जाना जा रहा है। इसी प्रकार उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में किसी और नाम से जाना जाता है, फिर हम जाएंगे नेपाल, नेपाल में किसी और नाम से। इसी प्रकार से अगर कहें तो मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि मध्य हिमालय को विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। क्या कि मध्य हिमालय जो है ना उसके विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नाम है। जैसे जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय का कुछ और नाम मिलेगा, फिर जब हम हिमाचल चले जाएंगे तो हिमाचल में मध्य हिमालय का कुछ और नाम मिलेगा। ठीक है, चीजें समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अब यही मैं मैप पर बना देता हूं कि किस जगह पर मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना, ये मैंने ब्लैक पेन से जो बंद किया है, इसमें मैं नीचे लिखूंगा शॉर्ट में J&K। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को, और मैं पेन यूज कर रहा हूं रेड पेन से हम इनके प्रादेशिक नाम लिखेंगे। ठीक है, प्रादेशिक नाम की बात करें तो इसका नाम है पीर पंजाल। कौन सा नाम है? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो अपना मध्य हिमालय है उसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि मध्य हिमालय को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, अर्थात इसे विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। जब हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पीर पंजाल। अभी आपने अगर हमारे शॉर्ट्स देखे हो तो उस शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल नहीं है, और उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। ट्रांस हिमालय वाला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, शॉर्ट्स अगर यूट्यूब पर आप लोगों ने देखे हो तो उसमें मैंने पूछा था कि ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल नहीं है। तो उसमें हमारे ऑप्शन थे, पहला था पीर पंजाल, दूसरा था काराकोरम, तीसरा था लद्दाख और चौथा था जास्कर श्रेणी। तो अब आप देखिए, पीर पंजाल जो श्रेणी है ये तो मध्य हिमालय में स्थित है, अर्थात ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल नहीं है, और लोग यहाँ बार बार कंफ्यूज होते हैं। वो लगभग या तो जास्कर को लगा के आ जाते हैं या फिर वो लद्दाख को लगा देते हैं। तो पीर पंजाल को आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय श्रेणी में कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल नहीं है, तो उसमें पीर पंजाल शामिल नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है ना। अब हम आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय है उसे पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। अब जम्मू कश्मीर के आगे जाएंगे, एक मिनट, जम्मू कश्मीर के आगे जाएंगे तो हमें स्टेट मिलेगा हिमाचल।
ये बना लेता हूँ मैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ब्लैक पेन से मैंने सीमा बना ली और ये सीमा है हिमाचल की। पहले नीचे जो मध्य हिमालय लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, मध्य हिमालय। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश को मैं HP से लिख देता हूं। HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल में मध्य हिमालय को कौन सी प्रादेशिक नाम से जाना जाता है, हमें यह देखना है। जब हम हिमाचल प्रदेश में चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है मध्य हिमालय को। किस नाम से जाना जाता है? जब हम हिमाचल प्रदेश चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय को धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चीज़ें समझ आ रही हैं? मैप पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही तो मैं धौलाधर को दोबारा लिख देता हूं, धौलाधर श्रेणी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब जब हिमाचल प्रदेश के आगे हम चलेंगे तो हमें मिलेगा यूके। ये यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड को हम यूके बोलेंगे। तो यूके में जो मध्य हिमालय है उसे किस नाम से जाना जाएगा, हम ये देखते हैं, है ना। यहां लिख देता हूं मैं यूके। ठीक है, यूके में जो मध्य हिमालय है उसे जाना जाता है, रेड पेन कर लेते हैं, मसूरी नागटिब्बा। मसूरी एक मिनट, मसूरी नाग टिब्बा। ये इसमें पूरा लिखा नहीं जा रहा, शॉर्ट में थोड़ा कम लिखने की कोशिश करते हैं इसको ना। इससे भी नहीं लिखा जाएगा, समझ में नहीं आएगा। मसूरी नाग टिब्बा, इसको थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा तभी जाके लिखा जाएगा, है ना। एक मिनट रुकिए आप। ये मान लीजिए ये यूके है ना। यूके में जो जाना जाता है, इसे जाना जाता है मसूरी नाग टिब्बा। मसूरी नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से मध्य हिमालय को उत्तराखंड में जाना जाता है। अब तक हमने देखा कि जो मध्य हिमालय है ना उसे विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। जब हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ मध्य हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। और यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके को आप उत्तराखंड पढ़ेंगे, उत्तराखंड में इसे जाना जाता है मसूरी नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से। अब आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा नेपाल। ये है नेपाल। नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महाभारत श्रेणी, ये मध्य हिमालय को जाना जाता है। नेपाल में जब हम जाएंगे तो वहाँ महाभारत श्रेणी के नाम से। उसके बाद सिक्किम आएगा, ये मान लीजिए सिक्किम है। तो जब हम सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में इसे डोकिया के नाम से जाना जाता है। डोकिया श्रेणी के नाम से सिक्किम में मध्य हिमालय का जाना जाता है। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे हमें मिलेगा भूटान। ये हो गया भूटान। भूटान में मध्य हिमालय को, भूटान में जब हम मध्य हिमालय की बात करेंगे
तो भूटान में इसे ब्लैक माउंटेन कहा जाता है, ब्लैक माउंटेन। और इसके आगे ये अरुणाचल प्रदेश है, एपी से अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, सारी श्रेणियां सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको यहां समझा दी हैं और एक एक श्रेणी आपके समझ में आ जानी चाहिए। कैसे? अगर हम बात करें मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर और इसे अनेक प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। ये हमने देखा। प्रादेशिक नाम से कहाँ पर क्या बोलेंगे वो हमें देखना है। जब हम जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को जानेंगे तो वहाँ हम इसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो धौलाधर श्रेणी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इसे मसूरी नागटिब्बा श्रेणी बोलते हैं और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में डोकिया के नाम से जाना जाता है, भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ये है मध्य हिमालय का विस्तार और इसे विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी चीजें आपको। अब हम आगे चलते हैं। ग्रीष्म जो ऋतु आती है ना, उस ग्रीष्म ऋतु में ये जो मध्य हिमालय है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विकास होता है। क्या? मध्य हिमालय में ग्रीष्म ऋतु के दौरान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का निर्माण होता है। ये जो घास के मैदान है ना, इन्हें विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। कहीं पर कुछ बोलते हैं और कहीं पर कुछ बोलते हैं। हमें दो नाम विशेषकर याद रखने हैं। क्या याद रखना है? ग्रीष्म ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान, एक मिनट, ग्रीष्म ऋतु के दौरान मध्य हिमालय श्रेणी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विकास होता है, जिसे जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं। ये दो ही नाम हमें याद ज्यादा रखने। अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूं। ठीक है, आप ये मान लीजिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, ये छोटी छोटी मैंने घास बना दी। इस घास को जब हम जम्मू कश्मीर में जानेंगे तो इसे मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसे मर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्ग बोला जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का निर्माण होगा उसे मर्ग कहा जाता है। और यही जब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तराखंड में बनेंगे, इस उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहते हैं। और थोड़ा नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। ये बना दिए मैंने घास के मैदान, छोटे छोटे है ना। इन घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहते हैं। कब बनते हैं? ग्रीष्म ऋतु में बनते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। अब इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का उपयोग कौन करते हैं? तो यहाँ जो स्थानीय समुदाय के लोग जो रहते हैं वो पशु चारे के रूप में इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कुछ जनजातियां निवास करती हैं। उन जनजातियों में आपको दो चार जनजातियों के नाम याद रखने हैं, है ना। कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? सबसे पहले तो अपन यहां आएंगे, पेन बदल लेते हैं, येलो पेन लिख लेते हैं ना। येलो पेन से मैं लिख रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर है ना उसमें गुज्जर और बकरवाल, गुज्जर एंड बकरवाल, गुज्जर और बकरवाल जनजाति यहां पर निवास करती है। फिर सिक्किम में चलेंगे तो यहां पर लेपचा, सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम में लेपचा जनजाति निवास करती है और इसके साथ साथ भोटिया जनजाति निवास करती है। सिक्किम में लेपचा और भोटिया। लेपचा और भोटिया जनजाति निवास करती है। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी भोटिया जनजाति निवास करती है ना, भोटिया।
ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, अब तक जो हमारी क्लास हुई है ना, उसमें हमने मध्य हिमालय के बारे में पढ़ा। मध्य हिमालय के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ना, वो 3700 से लेकर 4500 मीटर है। चीजें समझ गए, कितनी है औसत ऊंचाई? 3700 से लेकर 4500 मीटर। चौड़ाई की बात करें तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर। अब मैं पूछूं कि वृद्ध हिमालय की ऊंचाई कितनी थी औसत, तो वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर, तो वृद्ध हिमालय से ये नीची है। ठीक है, इसके साथ साथ वृद्ध हिमालय की चौड़ाई थी 25 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर। इस मध्य हिमालय श्रेणी को लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हमने देखा कि जो मध्य हिमालय है ना, इसको विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से वो प्रादेशिक नाम है, उसके बारे में हमने चर्चा की। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर जब हम हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो इसे धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में इसे मसूरी नागटिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। सिक्किम में डोकिया श्रेणी और भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद हमने बताया कि जो मध्य हिमालय है उसमें ग्रीष्म ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विकास हो जाता है। ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग बोला जाता है, जैसे वो सोनमर्ग और गुलमर्ग, है ना। उसके बाद जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा हुआ है, और उत्तराखंड में इन मैदानों को या इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इनका उपयोग क्या आता है। ये जो घास है ना, ये स्थानीय लोग पशु चारे के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कुछ जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। जब पशु हैं तो कोई जनजाति भी रहती होंगी। तो जम्मू कश्मीर में गुजर और बकरवाल, ये दो जनजातियां निवास करती हैं। जब हम उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ पर भोटिया जनजाति निवास करती है, और सिक्किम में भोटिया और लेपचा जनजाति निवास करती है। ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमने देखा था कि जो मध्य हिमालय से ऊपर है वृद्ध हिमालय, तो अब मैं वृद्ध हिमालय बना रहा हूं, है ना। ये ब्लैक से बना रखा है हमने, तो वृद्ध हिमालय को मैं ग्रीन से बना लेता हूं ना। वृद्ध हिमालय को भी ब्लैक से ही बना, नहीं 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 नहीं, इससे बनाया वृद्ध हिमालय को, ब्लू से बना लेते हैं। ये मान लीजिए वृद्ध हिमालय है। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं वृद्ध हिमालय। ठीक है, ये जो वृद्ध हिमालय है ना, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। उन घाटियों के कुछ नाम हैं, वो नाम हमें याद रखने हैं। वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, उन घाटियों के क्या क्या नाम है वो हमें याद रखना है। अब मैं एक एक पेन लेके बना रहा हूं, उन घाटियों को आप याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बना रहा हूं ग्रीन पेन से एक डॉट डॉट लाइन बनाऊंगा मैं। ठीक है, यहां एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। कहां पाई जाती हैं घाटियां? वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती हैं, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी के बाद दूसरी घाटी है कुल्लू घाटी। नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी। आगे चलें तो अगली जिस घाटी का नाम हमें याद रखना है उसका नाम है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी। और लास्ट घाटी जिसका नाम हमें याद रखेंगे उसका नाम है काठमांडू घाटी।
काठमांडू घाटी। अब देखिए, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं? वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। ये घाटियां वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित हैं। ठीक है, क्या समझाया मैंने? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये जो घाटियां हैं वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित हैं। ठीक है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये घाटियां वृद्ध हिमालय और वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी, इन घाटियों का नाम आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम कि यहां पर कुछ पर्यटन स्थल भी स्थित है। जैसे पर्यटन स्थलों के नाम तो हम चलो उसी में लिखवा देंगे, जैसे मसूरी है, कुल्लू है, मनाली है, जब नोट्स बनाएंगे वहीं लिख देंगे, नैनीताल है। अब आपको एक शब्द समझना है, करेवा। ठीक है, मैं बना देता हूं करेवा। ये यहां कश्मीर घाटी में बनाऊंगा मैं, और इसको आप इससे समझिए। ये मैंने बना दिए हैं, मान लीजिए ये है करेवा। तो अब आपसे पूछे कि करेवा कौन सी घाटी में पाए जाते हैं, तो कश्मीर घाटी में। करेवा होता क्या है, पहले ये समझिए। करेवा है ना, ये एक प्रकार के अवसाद होते हैं। कौन कौन से अवसाद होते हैं? इसमें 3 प्रकार के अवसाद आके मिलेंगे। झील वाले अवसाद मिलेंगे, नदी वाले अवसाद मिलेंगे और हिमनद यथार्थ बर्फ वाले अवसाद यहां मिलते हैं। करेवा किसको बोलते हैं? कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील, नदी, हिमनदों के जो अवसाद होते हैं उन्हें करेवा बोला जाता है। इनके अवसाद हैं हिमनद अवसाद, ये कहलाते हैं करेवा। क्या कहलाते हैं? ये करेवा कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ होता है करेवा। करेवा में केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? केसर की। और हमारे जो करेवा जम्मू कश्मीर में है, इसमें जाफरान केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक शब्द आप पढ़ोगे, ऋतु प्रवास। ठीक है, ये था झील, नदी और हिमनद, इनके जो अवसाद होते हैं उन्हें करेवा बोला जाता है। ये करेवा अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, करेवा अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और इसमें केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती की जाती है ना। एक मिनट, केसर की खेती की जाती है। केसर, कौन सी केसर की खेती की जाती है? तो जाफरान केसर का उत्पादन किया जाता है कश्मीर में। ठीक है, अब एक शब्द आएगा ऋतु प्रवास। यहां लिख देता हूं मैं ना, ऋतु प्रवास। इसकी मैं समझा देता हूं, फिर बाकी थ्योरी में लिखवा देंगे इसको पूरा ना। ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ऋतु प्रवास से क्या अर्थ होता है? जब ऋतु में परिवर्तन होता है तो जो लोग हैं ना, जो स्थानीय लोग यहां रहते हैं, वो चारे और जल की तलाश में अपने पशुओं के साथ उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्या किसको कहेंगे हम? प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। ये हम सभी को पता है कि प्रवास किसे कहते हैं। अब होता है ऋतु प्रवास, तो मतलब ऋतु का परिवर्तन हो रहा होगा तभी तो प्रवास होगा। प्रवास कौन करेगा? व्यक्ति करेंगे, स्थानीय समुदाय के लोग करेंगे। प्रवास करेंगे स्थानीय समुदाय के लोग। ये ऋतु प्रवास है। अर्थात कब होता है? जब ऋतु में परिवर्तन होता है। याद करने का क्या है? जब ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है, ऋतु बदल जाएगी। ऋतु बदल जाएगी तो उस एरिया में, जैसे मान लीजिए कि अपन गुलमर्ग या सोनमर्ग की बातें कर रहे हैं, यहां पर ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस ग्रीष्म ऋतु में यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं।
तब तो ये लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि इनके लिए, पशुओं के लिए चारा भी इन्हें वहीं मिल जाता है और जल की उपलब्धता भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही परिवर्तन होता है ऋतु का और शीत ऋतु आती है, तो यहाँ पर बर्फ जमा होने लग जाती है। तो जल और चारे की कमी के कारण ये लोग इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो ये जाना तो कहलाता है प्रवास, और जाते क्यों है? क्योंकि ऋतु में परिवर्तन हो गया, इसलिए ये पूरी घटना कहलाती है ऋतु प्रवास। समझ गए? ऋतु प्रवास का अर्थ होता है जब ऋतु में परिवर्तन होगा तो स्थानीय समुदाय के लोग जल और चारे की तलाश में अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं या चले जाते हैं। उसे बोलते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। अब हमें जो मध्य हिमालय में पढ़ना था वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। एक बार मैं पूरे मध्य हिमालय का आपको रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, उसके बाद चीजें आप नोट डाउन करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले मध्य हिमालय देखा हमने। मध्य हिमालय को लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 50 से लेकर 80 किलोमीटर है। ये जो मध्य हिमालय है इसे विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी नाग टिब्बा श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी और सिक्किम में डोकिया श्रेणी तथा भूटान में ब्लैक माउंटेन श्रेणी के नाम से इसे जानते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये जो मध्य हिमालय है इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का निर्माण होता है, जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में इसे बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि मेरी स्पीड कहीं ज़्यादा लगे तो आप मुझे बता दें, अगले वीडियो में हम स्पीड को कम कर लेंगे। अब जो जम्मू कश्मीर में है ना, यहाँ पर स्थानीय समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें कुछ जनजातियाँ हैं। तो गुज्जर और बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में निवास करती है। जब हम उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ पर भोटिया जनजाति निवास करती है और सिक्किम में भोटिया और लेपचा जैसी जनजातियाँ निवास करती हैं। अब हमने देखा कि वृद्ध हिमालय और जो मध्य हिमालय, ये देखो आप, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं। वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी स्थित है। वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी में एक अवसाद पाया जाता है जिसे करेवा बोलते हैं। ये जो करेवा होते हैं ना, ये झील, नदी और हिम नदों के अवसाद होते हैं, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं और इनमें केसर की खेती की जाती है। ठीक है, और कश्मीर में जाफरान केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें ऋतु प्रवास की। तो ऋतु प्रवास क्या होता है ये देखना है हमें। ऋतु प्रवास का अर्थ होता है कि जब ऋतु में परिवर्तन होता है तो स्थानीय समुदाय के लोग अपने पशुओं के साथ चारे और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस घटना को या इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है गुज्जर और बकरवाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तो था पूरा समझाने वाला पोर्शन। अब भी यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो मध्य हिमालय में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरे मध्य हिमालय का रिवीजन कल की क्लास में फिर कर लेंगे। अभी आप नोट्स बनाना शुरू करें और मेरे साथ साथ लिखना प्रारंभ करें। नोट्स बनाते हैं अब हम। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे अब हम। नोट्स में पहला पॉइंट लिखें, पेन चेंज कर लेते हैं ना। टॉपिक तो आपने डाल ही लिया होगा मध्य हिमालय। अब लिखिए, मध्य हिमालय को मध्य हिमालय को मध्य हिमालय को लघु हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय, मध्य हिमालय को लघु हिमालय और मध्य हिमालय को लघु हिमालय और
हिमाचल हिमालय के नाम से और हिमाचल हिमालय के नाम से और और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर तथा चौड़ाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर है, तथा चौड़ाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर है। मध्य हिमालय को विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। अब एक एक बिंदु या पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप। पहले लिखिए, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी। दूसरा लिखिए, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। उत्तराखंड में मसूरी नागटिब्बा श्रेणी। नेपाल में महाभारत श्रेणी, सिक्किम में डोकिया। भूटान में ब्लैक माउंटेन के नाम से। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए आप। 3 पॉइंट हुए अब तक। पहले तो क्या इस अन्य नाम क्या है, दूसरा हमने देखा कि इस श्रेणी को औसत ऊंचाई क्या थी और इसकी चौड़ाई क्या थी, और तीसरा हमने देखा इसके प्रादेशिक नाम क्या क्या है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम, ग्रीष्म ऋतु में इस श्रेणी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विकास होता है। ग्रीष्म ऋतु में
इस श्रेणी में घास के मैदानों का विकास होता है जिसे जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, ये सारी चीज़ें मैंने पहले आपको समझा दी, अभी आप नोट्स बनाते रहिए। और फिर भी इतना समझाने के बाद यदि कोई डाउट आपको रह जाता है या आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस चीज़ पर दोबारा डिस्कशन करेंगे, दोबारा समझेंगे। एक ही बार समझना है, बार बार इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। इतने ही क्वेश्चन इससे आते हैं, 5 या 6, और इसे एक बार में ही क्लियर करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन घास के मैदानों का प्रयोग स्थानीय समुदायों द्वारा पशु चराने के लिए किया जाता है। पशु चराने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। अगला पॉइंट, मध्य हिमालय वाले क्षेत्र में या इस श्रेणी में कुछ जनजातियां निवास करती हैं। इस श्रेणी में कुछ जनजातियां निवास करती हैं। अब जैसे करके लिख लो आप, जैसे गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर, भोटिया उत्तराखंड, भोटिया और लेपचा सिक्किम। अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट लिख लिए एक बार देख लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। पहले हमने देखा कि मुख्य हिमालय को किस अन्य नाम से जानते हैं, फिर औसत ऊंचाई और चौड़ाई देख ली, फिर विभिन्न प्रादेशिक नाम देखे। ठीक है, प्रादेशिक नामों के बाद ग्रीष्म ऋतु में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखे, चराने के लिए उपयोग और जनजातियों के नाम देख ली। अब देखते हैं अगला पॉइंट लिखो, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं। अब डैश लगा के लिखिए, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी,
कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी व काठमांडू घाटी, व काठमांडू घाटी स्थित हैं, घाटी स्थित हैं। वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी व काठमांडू घाटी स्थित हैं। ठीक है, इस श्रेणी में अनेकों पर्यटन स्थल स्थित हैं। इस श्रेणी में अनेकों पर्यटन स्थल ओब्लिक हिल स्टेशन स्थित हैं, ओब्लिक हिल स्टेशन स्थित हैं। इस श्रेणी में अनेकों पर्यटन स्थल ओब्लिक हिल स्टेशन स्थित हैं, जैसे मसूरी, मनाली, नैनीताल आदि। इस श्रेणी में अनेकों पर्यटन स्थल ओब्लिक हिल स्टेशन स्थित हैं, जैसे मसूरी, मनाली, नैनीताल आदि। अब अगला लिखिए आप, करेवा। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील, नदी, और हिमनदों के अवसाद होते हैं, और हिमनदों के अवसाद करेवा कहलाते हैं। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील, नदी और हिमनदों के अवसाद करेवा कहलाते हैं। ठीक है, नीचे डैश लगा के लिखिए, ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। इनमें केसर की खेती की जाती है, इनमें केसर की खेती की जाती है, इनमें केसर की खेती की जाती है। अगला पॉइंट, कश्मीर में जाफरान केसर, कश्मीर में जाफरान केसर का या जाफरान केसर की खेती की जाती है। ये चीज़ें सारी मैंने आपको पहले ही समझा दी हैं, अभी नोट्स बना रहे हैं हम, है ना। और कहीं भी फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, अगली क्लास में हम पुनः उसे समझ लेंगे। अब अगला बिंदु लिखिए, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास, ऋतु परिवर्तन के कारण स्थानीय लोग अपने पशुओं के साथ ऋतु परिवर्तन के कारण स्थानीय लोग अपने पशुओं के साथ पानी और चारे की तलाश में
एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल ऋतु प्रवास करते हैं। जम्मू कश्मीर में गुर्जर और बकरवाल ऋतु प्रवास करते हैं। ये था मध्य हिमालय। अब तक जो हिमालय पढ़ रहे थे हम, मुख्य हिमालय, उसकी दो श्रेणियां हो चुकी हैं। पहली हमने पढ़ी थी वृद्ध हिमालय और आज हमने पढ़ी है मध्य हिमालय। कल की क्लास में हम शिवालिक हिमालय पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली क्लास में हम उस टॉपिक को दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।